प्रेम जी, तेलंगाना में आप अपनी जमीन तराश रहे हैं और आपकी कोशिश है आपकी पार्टी की कि कमल खिल जाए, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होगा, यहाँ पोलराइज नहीं कर सकती बीजेपी। देखिए, हिंदू मुसलमान करने का काम तो जो है वो ओवैसी का है। ओवैसी की पार्टी का नाम ही जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उनका इत्तेहादुल हिंदुस्तान का तो है नहीं उनका। तो हिंदू मुस्लिम करने के अलावा ओवैसी का आपने कभी विकास पर कोई स्टेटमेंट देखा, भारत की सुरक्षा पर कोई स्टेटमेंट देखा, भारत में समता स्थापित करने के लिए कोई स्टेटमेंट देखा, भारत में बंधुत्व का भाव जो है विकसित हो, इस संदर्भ में कोई बयान देखा? तो हिंदू मुस्लिम वो करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम हम कर कहाँ रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं एक देश के अंदर माहौल तो खराब हो गया। नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया, उदयपुर में घटना होती है, अब जो है वो औरंगाबाद में हो गई ये घटना कहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी की है नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। कहीं ना कहीं पार्टी की जो लाइन लेंथ थी वो इससे बिगड़ती तो है। पार्टी को कहीं ना कहीं इस तरीके की चिंता होती है कि एक स्पोक्स पर्सन इस तरीके के बयान कर जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है आपत्ति जताती है, इतना कड़ा स्टेटमेंट देती है और दो जगह घटना होना। देखिए, उदयपुर की घटना ही हम पकड़ लें। उदयपुर की घटना में जो अभियुक्त है उसकी मोटरसाइकिल 26/11 लिखा हुआ है और वो कहता है अपने बयान में कि मैंने 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था उससे प्रेरणा लेकर किया था। तो ये 26/11 का आतंकवादी हमला तो 2008 में हुआ। तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी तो शासन में थी नहीं। तो ये जो जिहादी एलिमेंट हैं क्या 2014 के बाद पैदा हुए हैं? तो 1980 के दशक से लगातार जो इस्लामी आतंकवाद का नंगा नाच भारत में चल रहा था वो क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से चल रहा था? भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चल रहा था? जिहादी एलिमेंट अगर 1972 में भारत में विमान अपहरण करके कराची ले जाते हैं तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में हुई थी और विमान अपहरण जो है मकबूल भट्ट ने 1972 में कर दिया था और इस्लाम के नाम पर किया था। तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसके लिए इंदिरा गांधी को जिम्मेदार मान लिया जाए? तो ये तर्क जो है ये कुतर्क है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में ही पूरा भरोसा करती है। जितनी विकास योजनाएं हैं, अगर सड़क बन रही है तो उससे सिर्फ हिंदू चलने वाला ऐसा कहना है? एलपीजी गैस कनेक्शन अगर बन रहा है तो उसमें कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं किया गया। ओवैसी जो है टीआरएस के साथ चले गए तो आपके लिए तो नुकसान हो जाएगा। वो तो पहले से टीआरएस के साथ है। पहले बीच में जाते थे, छोड़ आए। नहीं, पहले कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस निपट गई तेलंगाना से, टीआरएस के साथ है वो भी निपट जाएगी। तो ओवैसी तो जो है वो पार्टियों की दुर्गति करने के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि तेलंगाना के अंदर बीजेपी को लग रहा है कि एक यहाँ कमल खिल सकता है कर्नाटक की तर्ज पर, ऐसे में क्या मुद्दे होंगे पूरी सरकार को घेरने के लिए? क्योंकि आपने बंगाल में भी पूरी कोशिश की थी, ममता बनर्जी के खिलाफ मुहिम चलाई थी, लेकिन उसमें उतना सक्सेस आपको नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। जो लोकसभा में मिला था उसका 50% ही आपको सक्सेस मिला। यहाँ क्या अब आपको लगता है कि कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, तेलंगाना का गठन 3 मुद्दों पर हुआ था। वो मुद्दा था पानी, फंड और नौकरी। पानी के मामले में एक योजना ऐसी नहीं है जो टीआरएस गिना सकती है कि हमने तेलंगाना के गठन के बाद इस जल संसाधन की परियोजना को पूर्ण किया। एक योजना केसीआर गिना दे तो नहीं है उनके पास। दूसरा मामला है फंड का। फंड में ये सरप्लस स्टेट हुआ करता था। जब इस स्टेट का गठन 2014 में हुआ तो तेलंगाना सरप्लस स्टेट था। आज 3,29,000 करोड़ रुपए के अगर इसके ऊपर कर्ज है तो इसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर जो केसीआर का परिवार, एक वंश ने, केसीआर खुद मुख्यमंत्री, उनके बेटे मंत्री, उनकी बेटी सरकार चला रही, दामाद चला रहे, रिश्तेदार चला रहे, जो फार्म हाउस से सरकार चल रही है। नौकरियां कहाँ हैं? तो कहीं नौकरियां नहीं है। पूरा बेरोजगारी का शिकार जो है तेलंगाना बुरी तरह से। जबकि तेलंगाना के निर्माण के लिए सबसे अधिक बलिदान तो युवकों ने दिया, छात्रों ने दिया। उनके लिए क्या योजना है? तो निश्चित तौर पर तेलंगाना को विकास के महामार्ग पर ले जाने में डबल इंजन की सरकार ही सफल होगी। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 वर्षों के भीतर वहां की जीडीपी डबल होगी, जबकि बीमारू राज्यों में सबसे पीछे उत्तर प्रदेश हुआ करता था।
वहां की जीडीपी डबल हो गई, वहां पर कैपिटा इनकम डबल हुआ, वहां सड़कें सबसे ज्यादा बन गई, 5 गुना मेट्रो बन गई। तो जिस तेज गति से विकास करने का भारतीय जनता पार्टी के जब राज्य और केंद्र दोनों जगह जब हमारी सरकार होती है तो जो विकास को तीव्र गति प्राप्त होती है, वह विकास को तीव्र गति जैसे ही केसीआर जैसे वंशवादी भ्रष्ट शक्तियां आती हैं तो विराम लगा देती हैं। वंशवाद को लेकर आपकी पार्टी लगातार हमलावर है, चाहे वो कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, या आप और भी विपक्षी पार्टी हैं, आरजेडी है, आप लगातार वंशवाद के ऊपर हमला बोलते हैं। यहाँ पर भी आपने परिवारवाद को लेकर हमला बोला है। आप कह रहे हैं कि केसीआर मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे मंत्री हैं, बेटी और दामाद मिलकर सरकार चलाते हैं। क्या वंशवादी आपका बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? देखिए, वंशवाद के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, जिस तरह से एक परिवार विशेष सत्ता को नियंत्रित कर लेता है, जिस तरह से एक परिवार विशेष जो है वो संगठन का जो है कर्ता धर्ता हो जाता है, वह निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए जो है शुभ लक्षण तो नहीं है। और उसका दुष्परिणाम होता है कि भाई मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश सिंह यादव ही होंगे, केसीआर के बाद केटीआर ही होंगे, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे ही होंगे। तो यह इसका जो करुणानिधि के बाद स्टालिन ही होंगे या अड़गिरी होंगे, दूसरा कोई किसी के लिए किसी प्रकार का जो है स्थान आप छोड़ते ही नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर इससे लोकतांत्रिक जो परंपरा है, लोकतांत्रिक जो ढांचा है, उस पर दुष्परिणाम होता है।